नमस्कार साथियों, आप सभी का स्ट्राइट साइंस क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण में हम ये जानेंगे कि बिस्मार्क ने कैसे अपने कूटनीतियों से जर्मनी का एकीकरण करने का प्रयास किया, दुश्मनी भी करके और दोस्ती भी करके। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जर्मनी जो है मध्यकाल में जर्मनी संगठित राज्य था, मतलब मिला हुआ था। मान चलिए एक ढेला की तरह था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन बाद वो ढेला टूट जाता है और अलग अलग राज्यों में बढ़ जाता है। तो जर्मनी लगभग छोटे, स्मॉल और बिग 300 राज्यों में बढ़ जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछ दिया था कि जर्मनी जो है कितने राज्यों में बढ़ चुका था। तो 300 छोटे बड़े राज्यों में बढ़ चुका था। 300 स्मॉल और बिग जो है प्रांतों में, स्टेटों में क्या था, बढ़ चुका था। फिर जो जर्मनी था उसमें प्रोटो स्टेट मितलाम्बियों की संख्या कितनी अधिक थी। तो जर्मनी में किसकी संख्या अधिक थी? तो प्रोटो स्टेट मितलाम्बियों की संख्या क्या थी? अधिक थी, एक तरह की जाति थी। और प्रासा जो था जर्मनी में, वो सबसे क्या था दोस्तों, अधिक शक्तिशाली था। तो यहाँ पर यूरोप की बात है, तो यहाँ पर प्रासा जो क्या था, तो ज्यादा क्या था, पावरफुल था, ठीक है, शक्तिशाली था। इसी का काम चल रहा था। फिर दक्षिण भारत में, दक्षिण जर्मनी में कैथोलिक जो है बहुल राज्य था, ठीक है, ज्यादा संख्या में था। उसमें जर्मन संसद यानी कि डायड भी क्या था, जिंदा था, ठीक है। और इसकी जो जर्मनी के एकीकरण की जो पृष्ठभूमि है, वो कौन डालता है, स्टार्ट कौन करता है एकीकरण की बात को? तो नेपोलियन बोनापार्ट। कौन करते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट। अब क्यों करते हैं भाई साहब? क्योंकि यह 1806 में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य का निर्माण किए थे। क्या निर्माण किए थे? राइन राज्य। तो ये भी ऑब्जेक्टिव, फेमस ऑब्जेक्टिव है। आपसे पूछ लिया जाता है कि राइन राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो 1806 में। किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसको जीतकर किया था? तो जर्मनी प्रदेश को जीतकर किया था। तो आपने क्या देखा कि जर्मनी के एकीकरण में मध्यकाल से ही जर्मनी संगठित था, लेकिन ये आगे चलकर 300 छोटे बड़े राज्यों में बढ़ जाता है। और यहाँ पर प्रोटो स्टेट मितलाम्बियों की संख्या अधिक थी और यूरोप में प्रासा जो था सबसे शक्तिशाली था। दक्षिण में जर्मनी में कैथोलिक बहुल राज्य में जर्मन संसद डायड भी क्या था, तो जिंदा था। यह अपना वर्चस्व दिखा रहा था। अब जर्मनी के एकीकरण की जो पृष्ठभूमि है, स्टार्टिंग वाला जो काम है, वो कौन करते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट। क्यों भाई साहब? क्योंकि यह 1806 में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य का निर्माण किए। क्या निर्माण किए? राइन राज्य का। तो ये आप दो ऑब्जेक्टिव इसमें पूछे जाते हैं, बहुत फेमस है कि जर्मनी कितने भागों में बटा था? तो 300 भागों में। और राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 में जर्मन प्रदेशों को जीतकर। अब आगे की पॉइंट आप देखेंगे, जर्मनी में राष्ट्रवादी का बढ़ावा जो है किसने किसने दिया? राष्ट्रवाद का बढ़ावा जर्मनी में कौन दिए? ठीक है, एकीकरण की बात में तो बुद्धिजीवों लोगों भी दिए, किसानों भी दिए, कलाकारों भी दिए, शिक्षक भी दिए, स्टूडेंट भी दिए। मतलब हर कोई चाहता कि जर्मनी की क्या हो, ऐसी एकीकरण हो सके। तो इस बुद्धिजीवी, किसान और कलाकारों में कौन कौन थे? तो हिंगेल कांट थे, हमबोल्ट थे, अंडर्ट थे और जैकब ग्रिम थे। कौन थे? जैकब ग्रिम थे। ये थे बुद्धिजीवी, किसान और कलाकार। अब इसमें जो हिंगेल कांट थे, इन्होंने ऐतिहासिक दृढ़वाद से, किससे? ऐतिहासिक दृढ़वाद से राष्ट्रीय विकास किया। राष्ट्र का दोस्तों क्या जी? राष्ट्र का दोस्तों क्या विकास किया? मतलब राष्ट्र का विकास करना, जर्मनी के एकीकरण का विकास किया। फिर जो टीचर और जो स्टूडेंट थे, मतलब जो शिक्षक और जो विद्यार्थी, टीचर और स्टूडेंट थे, उन्होंने ब्रेसेंट सेप्ट सभा बनाई। क्या बनाई? ब्रेसेंट सेप्ट की सभा बनाई। फिर वाइमर राज्य को येना जो विश्वविद्यालय था, यह आंदोलन का केंद्र बना। तो जो आपका आंदोलन का केंद्र कौन था? तो वाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय था। कौन था? येना विश्वविद्यालय था। फिर मेटरनिख ने क्या किया कि इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून जो है, दमनकारी कानून कालस्वाद आदेश जारी किए। क्या किए? कालस्वाद आदेश जारी किए, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस येना विश्वविद्यालय जो आंदोलन का केंद्र था, इस आंदोलन को कुचलने के लिए मेटरनिख ने कौन से आदेश जारी किए? तो कालस्वाद। कौन सा आदेश जारी किए? कालस्वाद। इसमें लोगों को मारना होना चालू कर दिया गया। अब एक और पॉइंट आगे आप याद रखेंगे, 1834 में जर्मन व्यापारियों ने जालवेरिन आर्थिक संघ बनाई। क्या बनाई? जालवेरिन आर्थिक संघ। तो भाई कई बार ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि जालवेरिन आर्थिक संघ किसने बनाई? तो जर्मनी कौन दोस्तों? जर्मन व्यापारियों ने। और कब बनाई? तो 1834 में बनाई। ठीक है दोस्तों।
क्या है दोस्तों, सेक्सोनी और हनोवर राज्य में लोकतांत्रिक विद्रोह हुए। क्या हुए? लोकतांत्रिक विद्रोह है। लोकतांत्रिक विद्रोह कहाँ हुए? सेक्सोनी और हनोवर राज्य में लोकतांत्रिक क्या किया गया? विद्रोह किया गया। अब इस विद्रोह को क्या किया? प्रासा और ऑस्ट्रिया ने क्या किया? कुचल दिया, यानी कि दबा दिया। ठीक है, तो सेक्सोनी और हनोवर राज्य में क्या हुआ कि लोकतंत्र लाने के लिए, ठीक है, तो क्या हुआ कि लोकतंत्र लाने के लिए विद्रोह किया गया, लेकिन इस विद्रोह को प्रासा और ऑस्ट्रिया ने क्या किया? कुचल दिया। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि सेक्सोनी और हनोवर राज्य में लोकतांत्रिक विद्रोह को किसने दबा दिया? तो प्रासा और ऑस्ट्रिया ने। फिर आगे चलो, जो अहाई का 1848 में क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी, यह क्रांति जो है जर्मन के जो भी राष्ट्रवादी थे उनको भड़का दिया। फिर उनमें राष्ट्रवादी की भावना जाग गई और फिर से वो अपने देश को एकीकरण के लिए लग जाते हैं। फिर जर्मन राष्ट्रवादी मार्च 1848 में पुराने संसद सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया। कहाँ बुलाया? फ्रैंकफर्ट में। तो आपसे पूछा गया, जर्मन राष्ट्रवादी थे वो पुराने संसद सभा को 1848 में कहाँ बुलाए थे? तो फ्रैंकफर्ट में बुलाए। कहाँ बुलाए? फ्रैंकफर्ट में बुलाए। ठीक है, और फिर विलियम ने बुलाने के बाद वहां पर क्या किया गया कि जो विलियम जी थे वो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाए। क्या बनाए? बिस्मार्क से क्या बनाए? अपना चांसलर बनाए। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। तो बिस्मार्क जी, पहले आपको बता दूं कि ये एक कूटनीतिज्ञ थे और ये अपने कूटनीति के माध्यम से क्या करेंगे? जर्मनी का एकीकरण जो है कर देंगे। बहुत ही इजीली करेंगे, ना युद्ध किसी से करेंगे, ना मतलब बहुत ही मतलब किसी दोस्त बनाना हो दोस्त बनाएंगे और दुश्मनी करना हो तो दुश्मनी भी करेंगे, लेकिन अपने देश को एकीकरण जरूर करेंगे। तो है कि ये कूटनीतिज्ञ थे और ये सैन्य शक्ति के महत्व को, मतलब आर्मी की क्या पावर होती है, इस चीज को समझते थे। और समझने के बाद इन्होंने क्या किया? रक्त और लोह नीति का अवलंबन किया। ये आपसे बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि रक्त और लोह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क जी ने किया था। तो रक्त और लोह नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने। और नीति अवलंबन करते ही 1830 में कि जो फ्रांसा और ऑस्ट्रिया की संधि हुई थी, इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो आपको मैंने क्या बताया कि जो आपके ये बिस्मार्क जी थे, ये कूटनीतिज्ञ थे और ये सैन्य शक्ति को, आर्मी की पावर को समझते थे और ये रक्त और लोह नीति का अवलंबन करते हुए 1830 में प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच में जो संधि हुई उसका जो विरोध है करना चालू कर दिए। फिर आगे चलकर हुआ क्या दोस्तों कि सेल्सविन और जो होल्स्टीन जो राज्य था, इस पर डेनमार्क का आक्रमण था। डेनमार्क का नियंत्रण था। किस पर नियंत्रण था? डेनमार्क देश का नियंत्रण था। एक और बात आप ऑब्जेक्टिव में रखना कि पौनों का देश किसे कहते थे? डेनमार्क को कहते हैं। तो है क्या? अब इसके बाद हुआ क्या कि बिस्मार्क जो जीते, ये ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं और जीत भी जाते हैं। और जीतने के बाद क्या होता है? जो सेल्सविन इलाका होता है वो प्रासा के अधीन हो जाता है। ठीक है, और जो होल्स्टीन इलाका होता है वो ऑस्ट्रिया को मिल जाता है। इसके बाद बिस्मार्क जी अपना जो मतलब ये जो है क्या, जो इटली के एकीकरण में जो महत्वपूर्ण योगदान शासक निभाए थे, विक्टर एमेनुएल से संधि करते हैं। बिस्मार्क जी इसके बाद क्या करते हैं? विक्टर एमेनुएल से क्या करते हैं? दोस्ती करते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट दोस्तों ले सकते हैं। युद्ध, अब इसमें जर्मनी के एकीकरण में आप सेडेवा का युद्ध भी देखेंगे। तो सेडेवा का युद्ध पहली बात 1886 में हुई थी। कब हुई थी? 1886 में थी, 1866 में हुई थी। अब हुआ क्या? इस युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था। और इसमें जीता कौन था? तो प्रासा जीता था, ऑस्ट्रिया हार गया था। ठीक है, तो है क्या दोस्तों कि सेडेवा का देखिए, ऑस्ट्रिया ने क्या किया कि प्रासा के खिलाफ इस युद्ध की घोषणा की, मतलब सेडेवा के युद्ध की घोषणा की। और इसमें ऑस्ट्रिया क्या होता है? पराजित हो जाता है, हार जाता है, बुरी तरह से हार जाता है। अब जो है जर्मनी में भाई साहब क्या होता है? जर्मनी के एकीकरण वाली जो बात है, लगभग इस युद्ध के कारण 2/3 कार्य पूरा हो जाता है तथा तो जर्मन क्षेत्र में जो ऑस्ट्रिया है उसका प्रभाव क्या आता है? समाप्त हो जाती है। अब बचा है प्रासा। प्रासा को भी देखेगा बिस्मार्क। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना दोस्तों। तो अब हम देखेंगे सेडान का युद्ध। सबसे पहला सवाल ये पूछ देता है कि सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 में हुआ था। ये कई बार ये भी पूछे गए हैं। और सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। किसके बीच था? फ्रांस और प्रासा के बीच। अब देखिए, फ्रांस का शासक था नेपोलियन। कौन था जी? नेपोलियन। अब हुआ क्या? फ्रांस के शासक नेपोलियन ने इस युद्ध को किया और इस युद्ध में क्या होता है? सेडान का युद्ध की घोषणा करता है। फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रासा के बीच क्या करता है? सेडान की घोषणा करता है और इस युद्ध में वो हार जाता है।
तो आपने क्या सुना कि सेडान के युद्ध जो है ये फ्रांस के शासक नेपोलियन और प्रसा के बीच होती है, और इस युद्ध में जो फ्रांस है वो हार जाता है, और हार जाता है। उसके बाद कहते हैं 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। तो आपसे पूछ लिया जाए बार बार कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 1871 में हुई थी, 10 मई 1871 को हुई थी। और ये काहेला हुआ था कि दोनों राष्ट्र जो फ्रांस और जो आपका प्रसा था उसमें शांति स्थापित करने के लिए, दोनों राष्ट्र में शांति स्थापित करने के लिए संधि को किया गया था। आगे चलकर इस युद्ध में क्या होता है कि फ्रांस महाशक्ति का पतन हो जाता है। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि फ्रांस जो है हार गया भाई साहब, इस शक्ति का क्या हो गया, बहुत बड़ा शक्ति थी, महाशक्ति थी, इसका कहानी एंड हो जाती है, और जर्मनी महाशक्ति का क्या होता है, उदय होता है। और 1831 में जाकर जर्मनी का एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के राजनीतिक जो मानचित्र होता है, राजनीतिक मानचित्र में वहां पर स्थान मिलता है कि हाँ जर्मनी की जो है पूर्ण रूप से इसका एकीकरण जो है हो चुका है। तो अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले तो भाई साहब की मतलब फ्रांस का भी मतलब पतन हो गया, ऑस्ट्रिया भी हार गया। इसके अलावा भी हंगरी और बोहेमिया और यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन में इसी राष्ट्र का परिणाम था। यानी कि आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि आपका है क्या कि मतलब यूनान में जो किस राष्ट्र का परिणाम था, तो हंगरी, बोहेमिया और यूनान में स्वतंत्रता जो आंदोलन हुए थे ये किसका परिणाम था, तो आपके जर्मनी राष्ट्र का ही परिणाम था। अब इस प्रभाव ने ऑटोमन साम्राज्य की पतन की कहानी को अंतिम रूप दिया, और है क्या कि जो ऑटोमन साम्राज्य था उसका अंतिम रूप भी इसी कहानी से होता है। ठीक है, अब यहाँ से लोग मोटिवेट होते हैं और अपने अपने एरिया को सुधार करने का प्रयास करते हैं। फिर बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का प्रसार होता है। बाल्कन क्षेत्र में कहता है राष्ट्रवाद का प्रसार होता है, और सलाई जाति को संगठित कर सार्बिया को जन्म दिया। सलाई जाति क्या देता जी, सार्बिया को जन्म दिया। आपसे पूछ लेगा बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रसार ने सलाई जाति संगठित कर किसको जन्म दिया, तो सार्बिया को जन्म दिया। किसको जन्म दिया, सार्बिया को। तो इसी के साथ हमारा जर्मनी का जो एकीकरण है ये पूर्ण रूप से आपका कंप्लीट होता है। और वीडियो दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि वीडियो को ऐसे बनाने में, एडिट करने में बहुत समय लगता है, और इसको आपको देखते कम से कम दोस्तों 5 लोग को या 6 लोग जरूर आप शेयर कीजिए, और आप भी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा कम से अपना स्टेटस भी इसे आप जरूर लगाइए। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।